नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है कुकिंग ऑयल। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? स्पेशली अगर हम बात करें तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ हो जाता है, जिनको मोटापा हो जाता है या जिनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो आपने हमेशा डॉक्टरों के मुँह से ये सुना होगा कि आप तेल, घी और मसाले कम खाया करिए। और इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसका जवाब हाँ या ना में देने की बजाय आज की इस वीडियो में हम इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करें। क्योंकि जब बात सेहत की आती है, जब बात आती है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, तो एक ऐसी चीज़ जो हमारी सेहत पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है और वो है हमारा तेल। और पिछले अगर 20-30 सालों में देखा जाए तो हमेशा दो पहलू हैं इसके। कुछ लोग तो बात करेंगे कि ये तेल ही है जो हमारे बॉडी में जाके ब्लॉकेज बना देता है, जिनकी नसों में, जिनके दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है। तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ आती है ना कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये जो फैट है, चर्बी है, ये जाकर के हमारी नसों में जमा हो जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जो लोग इसके बारे में बात करते हैं वो इसके बारे में विस्तार से, उसकी गहराई में, उसमें क्या रिसर्चेज हुई हैं उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो केवल ये कहते हैं कि देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें ट्राइग्लिसराइड है, तो ये आपके जाएगा तो नसों में जाकर के ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो तेल है, जिसको हम ऑयल कहते हैं, ये एक फ़ैट का एक टाइप है, चर्बी का एक प्रकार है। और ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है, इसमें जो फैट पाया जाता है उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड अगर हमारे शरीर में जाता है तो इसके बहुत सारे काम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे बॉडी में जाता है तो मतलब ये जाकर के केवल ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे अगर हमने अपना खाना खाया तो उससे हमको 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि जो हमको एनर्जी देते हैं और जिसकी मात्रा हमारे शरीर में 10 ग्राम से ज़्यादा चाहिए होती है, उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। तो अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तो ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन होता है। जो प्रोटीन है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। और जब फैट हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है तो ये फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। अब जो ग्लाइकोजन है उसका सीधा सीधा काम है हमारे शरीर को एनर्जी देना। जो एमिनो एसिड है वो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, उससे हमारी सारी सेल्स बनती हैं। जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जब वो रीजनरेट होती हैं तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उनको एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो सेल्स रीजनरेट हो पाती हैं। हमारी मसल्स की ग्रोथ, हमारी मसल्स की हेल्थ, ये इस प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे शरीर को लगभग मेंटेन करने के लिए भी 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हमको प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप बिल्टअप कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको 0.8 की जगह हो सकता है आपको 1.5, 1.6 या हो सकता है 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट के हिसाब से, पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब बात आती है फ़ैट की, जो हमारे बॉडी में जाकर के फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फैटी एसिड के हमारे बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला जो एक बेसिक फंक्शन मैं आपको बता दूँ कि फैटी एसिड भी हमारे बॉडी में 2 तरह का है। पहला है एसेंशियल फैटी एसिड, दूसरा है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिसको हमारा शरीर नहीं बना सकता। अगर हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत है तो हमको फूड से ही ये लेना पड़ेगा। और जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हैं, ये ऐसे फैटी एसिड हैं कि अगर हम इसको नहीं भी खाएंगे तो हमारा लीवर इसको बना सकता है, जिससे हमारे शरीर की जो आवश्यकता है फैटी एसिड की वो पूरी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो जो एसेंशियल फैटी एसिड है उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड आते हैं वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो अगर हम बात करें हमारी हेल्थ की, और हेल्थ में भी अगर हम स्पेशली बात करें हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारे लिए ये ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो चीज़ है जो हमारी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हमारा दिल मजबूत होता है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो अच्छी होती है और हार्ट आसानी से ब्लड को पंप कर पाता है। अनफॉर्चुनेटली ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं उसमें ये हमारा जो कुकिंग ऑयल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारे कई सारे नट्स होते हैं उसमें भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और इन जनरल अगर मैं बात करूं तो फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा पाया जाता है। लेकिन फिश ऑयल में भी जो समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, उन मछलियों में फैटी एसिड पाया जाता है, जिनको हम फार्म फिश कहते हैं। इसमें से मोस्टली ओमेगा 6 होता है, लेकिन इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। और अगर हमारे बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा तो हमेशा हमारी हार्ट की मांसपेशियों को रिपेयर करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारे हार्ट की मसल्स मेंटेन ना हो पाए। अगर ये मसल्स मजबूत रहेंगी तो वहाँ पे हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज भी कम होगा और हमारा हार्ट अच्छे से काम कर पाएगा। तो दोस्तों, ये एसेंशियल फैटी एसिड हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन हमारे डाइट से हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम मिल पाता है। और जो अभी हमने बात की कि दो तरह की लॉबी है। एक लॉबी वो है जो कहती है कि आप फैट किसी भी तरह से कंज्यूम मत करो, क्योंकि अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा। और अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक उनकी बात सही भी है। क्यों? क्योंकि जो हम फैट यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल के फॉर्म में जो हम फैट यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल है रिफाइन ऑयल, जो कि एक तरह का स्लो पॉइजन है, और वो हमारे बॉडी में जाकर के डेफिनेटली किसी न किसी तरह से ब्लॉकेज को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो आगे हम बात करेंगे जो दूसरी लॉबी है, जो कई सारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं आप किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करो। लेकिन अगर हम बात करें रिसर्चेस की बात करें, जो कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए मस्टर्ड ऑयल को लेकर के, कोकोनट ऑयल को लेकर के, देसी घी को लेकर के जो रिसर्च की गई, उन रिसर्च में देखा गया कि ये जो ऑयल है हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इनमें पाया जाने वाला जो फैटी एसिड है, इसमें काफ़ी सारी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं, जो लोग कहते हैं आप फैट मत खाओ, तो वो बोलते हैं ऑयल मत खाओ और किसी तरह का फैट कंज्यूम मत करो। किसी तरह के फैट का मतलब ये है जो नट्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, आपकी मूंगफली है, पीनट्स है, इस तरह के जितने भी नट्स हैं आप इसको भी कंज्यूम मत करो। किसी भी तरह का सीड कंज्यूम मत करो, क्योंकि इन सीड्स में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल पाया जाता है। तो क्योंकि उनका मानना ये होता है कि वो उसको आगे जाकर के डिफाइन करने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आपने सुना होगा गेहूं के ज्वारे हमारे सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब जब हम गेहूं को स्प्राउटिंग कर लेते हैं और स्प्राउटिंग करने के बाद जब हम उसका जूस पीते हैं या उसको हम खाते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वही गेहूं जब हम उसको होल फॉर्म में उसकी रोटी बनाते हैं, वो भी हमारे लिए ठीक ठाक होता है, मतलब फ़ायदेमंद है, वो हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन जब हम उसी गेहूं का मैदा बना लेते हैं और मैदा बनाने के बाद जब हम उसकी कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है, वो जाकर के हमारी आंतों में चिपक जाता है और वो हमारे लिए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। तो देखिए, रूट में जो चीज़ है वो होता है गेहूँ, लेकिन वही गेहूं हमारे हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है और कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसी को नट्स के, सीड्स के फॉर्म में बात करें, तो अगर वो ऑयल के फॉर्म में जाके हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है, लेकिन जब वो होल फॉर्म में है, जब उसको नेचर ने जिस फॉर्म में जैसा दिया हुआ है, तब तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यही चीज़ ऑयल के साथ भी लागू होती है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड का एक टाइप है, जो कि केवल हमको खाने से ही मिल सकता है। हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बना सकती है, और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इन एसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, जब ये फैटी एसिड हमारे बॉडी में जाते हैं तो कई तरह के ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में तभी एब्जॉर्ब हो सकते हैं जब हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ये फैटी एसिड होगा। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में ये फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी तभी एब्जॉर्ब कर सकती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड होंगे। अब अगर मैं बात करूं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के में, तो विटामिन डी और विटामिन के का हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए कितना बड़ा रोल है, आज के टाइम पे सभी डॉक्टर्स ये पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आपको अपने हार्ट की हेल्थ अच्छी रखनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लॉकेज ना हो, आपकी नसें हार्ड ना हो, आपके शरीर में कैल्सिफिकेशन का स्कोर ना बढ़े, आपको कल को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, आपको हार्ट अटैक ना हो, तो आपके बॉडी में विटामिन K2 और मैग्नीशियम, विटामिन डी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगों को कई हज़ार के सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को खाने के लिए दिए जाते हैं। इंडिया में ये कल्चर थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि पेशेंट्स की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। डॉक्टर को ये लगता है कि पेशेंट नॉर्मली हार्ट की दवाएं खरीद ले, वही बहुत है। लेकिन आप विदेशों में जाके देखेंगे, आप जर्मनी, आप यूरोप, यूएस में जाके देखेंगे, तो कोई भी हार्ट का अगर पेशेंट है तो हमेशा विटामिन K2 और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट ले रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरली, अगर आपको हमारे शरीर में इन सब चीज़ों को कंपनसेट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, अगर ये पर्याप्त मात्रा में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी खुद ही इसको इतना एब्जॉर्व कर लेगी कि हमको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये जो ऑयल कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में लोगों को इतना कंफ्यूज किया गया है, इतनी गलत जानकारी बताई गई है कि जब भी बात तेल की आती है तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमारे लिए खतरनाक है, डेंजरस है, हमें बीमार कर देगा, हमारी ब्लॉकेजेस बढ़ा देगा और कल को हमको इसी की वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, अभी तक जो हमने बात की, जो एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हैं, तो देखिए फैट भी कुल मिला के अगर हम बात करें तो टोटल 4 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहला तो है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में भी हम मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड 2 तरह के फैट्स की बात करते हैं। इसके अलावा जो चौथा फैट का टाइप है वो है ट्रांस फैट।
ट्रांस फैट में भी एक नेचुरल फैट है और एक ऐसा फैट है जिसको जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में बनता है। जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो उसमें जो ट्रांस फैट बनता है ये एक ऐसा फैट है जो कि एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसको ब्रेक करने वाला हमारे शरीर में कोई एंजाइम है ही नहीं। अगर ये फैट हमारे बॉडी में किसी तरह से चला गया तो ये जाकर के केवल ब्लॉकेज ही बनाएगा, ये किसी भी तरीके से हमारे सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कुकिंग ऑयल वाकई हमारे लिए क्यों हार्मफुल है, जो हम कहते हैं कि हमें फैट क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑयल के फॉर्म में फैट कंज्यूम कर रहे हैं और ये जो ऑयल हमारे बॉडी में जा रहा है, जो ट्रांस फैट के फॉर्म में जा रहा है, तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जाकर के ब्लॉकेज में ही कन्वर्ट होगा। ये किसी तरह से हमारी बॉडी इसको यूज नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी हमने फैट के बारे में चर्चा की, तो हम चूंकि इन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मोटापा और जितनी भी लाइफस्टाइल की बीमारियाँ हैं उनके पर्सपेक्टिव में, तो ये कुछ रियलिटी है फ़ैट की कि हमारे बॉडी के लिए फ़ैट ज़रूरी होता है। इससे हमारे शरीर को कई तरह के जो विटामिन होते हैं वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं जब हमारे शरीर में ये फैट जाता है। तो अब अगर ये ऑयल हमको ये सारी की सारी चीज़ें देता है तो ये कंट्रोवर्सीज क्यों है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज कहाँ से आ गई। देखिए, कंट्रोवर्सीज इसलिए आ गई कि 1980s के बाद जब पूरी दुनिया में रिफाइंड ऑयल बहुत तेज़ी से फैला, क्योंकि 1980s के पहले अगर हम रिफाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा सोर्स था जिसको कि हम वनस्पति घी कहते थे। अगर आपने सुना होगा डालडा, जो कि वनस्पति घी का एक टाइप है। 1937 में जो एक कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको आज हम कहते हैं, उस कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 1980s के आते आते रिफाइन ऑयल मार्केट में आ चुका था और हर घरों की लगभग ये पहली पसंद बन चुका था। तो ये कंट्रोवर्सीज इसलिए पॉपुलर हो गई क्योंकि 1980s के पहले जो हम तेल इस्तेमाल करते थे उसे हम कच्ची घानी का तेल कहते थे, जिसे हम कोल्हू का तेल भी कहते हैं, या अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो उसी को हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी कहते हैं, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड की एक कैटेगरी होती है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन, कच्ची घानी या कोल्हू का तेल एक ही चीज़ होता है, इसमें कोई अलग से फ़र्क नहीं होता। तो देखिए, जब तेल बनाया जाता है ना तो उसकी जो उसको बनाने की प्रोसेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, तेल भी 3 तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। तेल, सबसे पहला जो ऑयल का प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं कच्ची घानी का तेल, या उसको हम कच्ची घानी का तेल कहते हैं, या उसे ही हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, या उसे हम नॉर्मल भाषा में कोल्हू का तेल भी कहते हैं। तो इसमें जब तेल को बनाया जाता है तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। पहली बात तो बनाने के टाइम पे उसमें कितना प्रेशर डाला जा रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, और तीसरी चीज़ कितने आरपीएम के साथ, मतलब कितने रोटेशन पर मिनट के साथ में उस ऑयल को निकाला जाता है। जब कोल्हू से तेल निकाला जाता है तो ऑब्वियसली जो बैल है जब चक्कर लगाता है तो इतना कम उसका आरपीएम होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है, और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो जब तेल निकलता है तो वो बहुत सारे अपने न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करके रखता है। लेकिन जब हम तेल को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, उसमें हमने आरपीएम भी बढ़ा दिया, हमने प्रेशर भी बढ़ा दिया, और उसके साथ में हमने उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से तेल के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो पहला ऑयल का फॉर्मेट था वो था जिसको हमने कोल्हू का तेल कहा, या हमने उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहा। दूसरा जो तेल का टाइप होता है उसे हम कहते हैं फिल्टर्ड ऑयल। फिल्टर्ड ऑयल को, तेल को थोड़े से टेम्परेचर में गर्म करके उसको छान लिया जाता है, ताकि उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको छान लेने से क्या होता है, तेल पतला हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा प्योर फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन जितना ही ज़्यादा हम ऑयल को गर्म करते हैं उसी के हिसाब से उसके सारे के सारे न्यूट्रिशन खत्म होने लगते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑयल का फॉर्मेट होता है उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग। अब देखिए, रिफाइनिंग को समझ लेते हैं क्या होता है। रिफाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको 2 स्टेज में कंप्लीट किया जाता है। जो रिफाइनिंग का पहला प्रोसेस होता है उसमें तेल को लगभग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, और इसमें कई तरह के केमिकल्स और एंटी फोमिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद तेल को दोबारा गर्म किया जाता है करीब 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जब उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये गर्म करने की वजह से ये तेल जो है ये स्मेललेस, टेस्टलेस हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि तेल की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मली तेल को निकाल करके स्टोर करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 महीने में वो तेल ख़राब हो जाए, लेकिन अगर आपने उसको रिफाइन कर दिया तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो लगभग 1 साल से लेकर के 3 साल तक चली जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम उसमें कोई चीज़ पकाते हैं या उसमें किसी तरह का हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो फूड सालों दर साल ख़राब नहीं होता।
इसीलिए आप देखेंगे जो चीज़ें डब्बों में पैक होकर आती हैं, जो चीज़ें पैकेट में बंद होती हैं, उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो कई सालों की होती है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमेशा उसे रिफाइन ऑयल से बनाया जाता है। रिफाइनिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब हम उस तेल को देखते हैं तो आपने अगर कभी देखा होगा कि रिफाइन ऑयल को जब आप हाथ से टच करते हैं तो आपको बहुत पतला महसूस होता है, और हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, हमें लगता है इसमें चिकनाहट कम है, इसीलिए हमारे शरीर में जाने के बाद भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी आपने किसी दुकानदार से पूछा है कि भैया आप तेल कौन सा यूज करते हो? कितने प्राउड के साथ कहता है कि बिल्कुल रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। अगर इसी के बदले किसी को ये पता होगा ना तो वो समझेगा कि रिफाइन ऑयल नहीं है तो जहर यूज करता है। क्योंकि अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो हमने रिफाइनिंग की प्रोसेस बताई, पहला स्टेज जिसमें हमने उसको 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, दूसरा स्टेज जिसमें हमने उसको करीब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल किया। तो जब तेल को हम ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो तेल के बारे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी, वो है स्मोक पॉइंट। तेल को जब हम स्मोक पॉइंट पे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये तेल ऑक्सीडाइज होने लगता है और इसके जो सारे फैटी एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर के ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन की वजह से क्या होता है, सारा का सारा ऑयल ऑक्सीडाइज हो गया, ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो गया और ये एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन में कन्वर्ट हो चुका है, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद ये ब्रेक डाउन नहीं होगा और इसका केवल एक ही जगह बचता है, वो है हमारे कोरोनरी आर्टरीज और बॉडी की हमारी अलग अलग आर्टरीज, और उसमें जाकर के ये डिपॉजिट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, हार्ट अटैक क्रिएट करता है, मोटापे का कारण बनता है, और बाकी जितनी चीज़ें आप जानते हैं हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऑयल जो नेचर ने जैसा जिस फॉर्म में वो सीड दिया था वो हमेशा मेडिसिनल था, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे, लेकिन जब हमने उसको प्रोसेस कर दिया तो हमारे लिए जहर बन गया। दूसरी चीज़, मार्केट से हम जितनी चीज़ें भी खरीदते हैं, कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, तो वो चीज़ जो होती है वो हमेशा रिफाइंड ऑयल से बनाई जाती है या पाम ऑयल से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नेचुरल ऑयल से बनाएंगे तो हमेशा उसमें थोड़ी सी स्मेल ज़रूर रह जाएगी, और जब उसको रिफाइंड ऑयल से बनाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो सेल्फ लाइफ बढ़ने की वजह से उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और उसको लंबे टाइम तक उसको बेचा जा सकता है। इसीलिए रिफाइनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपने सेहत के लिए जागरूक हैं तो कोई भी चीज़ अगर डब्बे में बंद है तो उसे आप डब्बे में ही बंद रहने दीजिए, आप उसको अपने खाने में कंज्यूम मत करिए, स्पेशली अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो मार्केट में ऐसे ऑयल भी तो मिलते हैं जो कि रिफाइंड ऑयल नहीं होते, तो क्या हम उन ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं? देखिए ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो ऑयल मिलता है, मार्केट में 3 तरह के ऑयल मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया 3 तरह के ऑयल होते हैं। एक तो रिफाइंड ऑयल है जिसका कंजम्पशन लगभग 90 से 95% होता है और वो मार्केट में सबसे सस्ता ऑयल होता है। दूसरा होता है फिल्टर्ड ऑयल होता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है रिफाइंड ऑयल से। और तीसरा जो ऑयल होता है जिसे हम कच्ची घानी का तेल कहते हैं या जिसे हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, वो सबसे महंगा कैटेगरी का तेल होता है। लेकिन अगर आप इसको अंदर से जाके देखेंगे, थोड़ा सा आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए कि मार्केट में अगर हम केवल सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के तेल का जो मार्केट में रेट होता है वो लगभग 180-200 रुपए इस रेंज में एक अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल मिल जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट में सरसों खरीदने के लिए जाइए तो सरसों का रेट लगभग 70-75 रुपीज़ किलोग्राम पड़ता है। अगर आप रिटेल मार्केट में खरीदेंगे तो आपको इसी रेट में सरसों मिलेगी। आप खुद सोचिए, सरसों में लगभग 25 से लेकर 30% तक ऑयल निकलता है। मतलब अगर आपको 1 लीटर तेल बनाना है तो आप अंदाजा लगाइए लगभग आपको 250-300 रुपए की सरसों लगेगी। मतलब 300 रुपए की सरसों में अगर आप तेल निकाल रहे हैं तो आपको 1 लीटर तेल मिल रहा है। इसके बाद उसकी पैकेजिंग कॉस्ट, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसका डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप अलग से जोड़ लीजिए। तो जिस चीज़ को बनाने की कॉस्ट ही लगभग 300 से 400 रुपए है, वो आपको कभी 200 रुपए में मिल सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है उस ऑयल में जिसकी वजह से वो इतना सस्ता मिल जाता है? यहाँ पे जिस चीज़ की एंट्री होती है उसे हम कहते हैं पाम ऑयल। अब पाम ऑयल क्या चीज़ है? नाम बहुत लोगों ने सुना होगा लेकिन उसके बारे में हो सकता है बहुत लोगों को जानकारी ना हो। पाम, जिसे हम नॉर्मली ताड़ भी कहते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक पेड़ होता है। और अगर इसको थोड़ा सा सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल सरसों अगर 1 एकड़ में एक किसान बोता है तो लगभग 5 एकड़ का प्रोडक्शन होता है। जबकि वो एक क्रॉप होती है, उसको हर साल खेत की जुताई करनी पड़ती है, उसमें फसल बोनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है, एक लंबी प्रोसेस है जो कि खेती में होता है। लेकिन अगर हम बात करें पाम ऑयल की तो पाम का ट्री होता है, ताड़ का एक पेड़ होता है जिसकी लाइफ लगभग 40 साल होती है।
पाम का पेड़ लगाने के लगभग दूसरे तीसरे साल से वो पाम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और 1 एकड़ में लगभग 50 क्विंटल जो पाम का उत्पादन है वो होता है। अगर मैं एवरेज बात करूं तो आप खुद सोचिए कि जिस तेल को पैदा करने की कॉस्ट, अगर आप सरसों का तेल पैदा करते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 400 रुपये पर लीटर पड़ती है, लेकिन अगर आप वही पाम ऑयल पैदा करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी लगभग 40 रुपीज़ पर लीटर होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ एंटर करती है उसे हम कहते हैं एडल्ट्रेशन या मिलावट। तो हर एक ऑयल में ये पाम ऑयल ऐड कर दिया जाता है मिलावट के तौर पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम होती है। और ये जो एडल्ट्रेटेड पाम ऑयल होता है जिसे हम कहते हैं रिफाइंड पाम ऑयल, तो जैसे हमारा रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से पाम ऑयल भी बनाया जाता है। पहले पाम ऑयल का यूज़ किया जाता था मोमबत्ती बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, इस तरह की कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनाने के लिए पाम ऑयल का यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे पाम ऑयल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बात तो ये टेस्टलेस होता है और किसी भी फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हमने पाम ऑयल से उस चीज़ को बना दिया तो वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा शायद, अगर आप लोगों ने जो वायरल वीडियोज़ होते हैं कि किसी लेडी ने एक बर्गर को जिसको उसने 20 साल पहले खरीद करके रखा हुआ था और बाद में देखा कि वो बर्गर आज भी वैसा था, वो ख़राब ही नहीं हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के ऑयल से बनने वाली चीज़ें अगर 20 साल तक ख़राब नहीं होती तो आखिर ऐसा क्या साइंस है। मतलब उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हमारे नेचर में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो ख़राब ही नहीं होगी, सड़ेगी ही नहीं, तो जाकर के कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो होगी। बिल्कुल यही सबसे जो कड़वा सच है वो है पाम ऑयल के साथ में। तो पाम ऑयल की मार्केटिंग लगभग पिछले 35-40 सालों में इतना तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा है। तो अगर हम बात करें मलेशिया की, अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पाम का प्रोडक्शन करना शुरू किया। आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट भी इसको खूब प्रमोट करती है। आप गोवा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, जो साउदर्न एरियाज़ है वहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करती है, उनको फंडिंग देती है कि आप पाम का प्रोडक्शन करो। अगर पाम ऑयल को भी नेचुरल तरीके से निकाला जाए तो उसमें भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन पाम ऑयल को निकालने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जितनी भी पैकेट में बंद चीज़ें होती हैं उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है पाम ऑयल। इनफैक्ट जो मार्केट से हम ऑयल खरीदते हैं, चाहे आप फिल्टर्ड ऑयल खरीदें, चाहे आप रिफाइंड ऑयल खरीदें, इनफैक्ट अगर आप प्योर ऑयल भी खरीद रहे हैं जिसे हमने कोल्हू का तेल कहा था, उसमें भी पाम ऑयल से एडल्ट्रेट कर दिया जाता है, मिलावट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो तेल क्या हो जाता है, सस्ता मिल जाता है। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि हम ऐसा कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में समझा कि हमारे बॉडी के लिए ऑयल बहुत यूज़फुल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ऑयल से ही हमारे बॉडी को जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो मिलते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जबकि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है। लेकिन अगर हमको बाहर से खाने में अगर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड मिलेगा तो हमारा लीवर जो अभी अलग अलग तरह के फैट्स को बनाने के लिए काम कर रहा है वो उसको कम काम मिलेगा, तो हमारे बॉडी की जो बाकी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसको वो पूरा कर पाएगा। इसीलिए हमारे फूड में ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑयल होगा तो हमको सारी जो हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हमको मिलेंगी और वो हमारी सेहत को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब हमको किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब ऑयल अपने नेचुरल फॉर्म में है तब वो हमारे लिए मेडिसिन है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ऑयल को यूज़ करते समय हमेशा दो चीज़ों को देखना चाहिए। पहली बात, उसकी क्वांटिटी कितनी है। दूसरी बात, वो किस तरह का ऑयल है, वो किस सोर्स से आया हुआ है। और तीसरी चीज़, हमने ऑयल लेने के बाद हमने उसको किस तरह से प्रोसेस किया हुआ है। क्योंकि ऑयल आने के बाद भी जब हमारी कढ़ाई में हमारे घर में ऑयल आ जाता है तो अब उस ऑयल को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उस ऑयल को स्मोक पॉइंट के नीचे ही यूज़ करें। अगर हम उसको स्मोक पॉइंट के नीचे यूज़ करेंगे तो कभी भी हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर हम स्मोक पॉइंट के ऊपर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमें हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से, हमारे खाने के टेक्स्चर और टेस्ट के हिसाब से हमको ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो हमें ऑयल बदल बदल के यूज़ करना चाहिए। हमें कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, कभी मूंगफली का तेल, कभी कोकोनट का ऑयल, कभी राइस ब्रान ऑयल, अलग अलग तरह का ऑयल यूज़ करने से हमारे शरीर को अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं। जैसे दालों के बारे में कहा जाता है कि दालें आप बदल बदल के खाओ, और दालों को बदल बदल के खाने से हमें हर तरह के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। उसी तरह से हमें ऑयल भी बदल बदल के खाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कि हमको कितना ऑयल खाना चाहिए, तो एक दिन में 1 टेबल स्पून का मतलब होता है लगभग 14 ग्राम्स ऑफ ऑयल। एक दिन में अगर हम 1 टेबल स्पून यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, तो ये हमारे शरीर की जो मेजर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको लगभग ये कंप्लीट कर देता है। तो 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम सरसों का तेल यूज़ करें या हम कोई भी ऑयल यूज़ करें। अगर आप चम्मच से कंपेयर करेंगे तो लगभग ये 2 से 3 चम्मच ऑयल होता है जिसको कि हम पर डे यूज़ कर सकते हैं।
अब जब हम ऑयल की बात ही कर रहे हैं तो आप इंटरनेट पे भी ज़रूर इसके बारे में सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ों की कंट्रोवर्सी के बारे में बता दूँ। सबसे पहली जो ऑयल कंट्रोवर्सी है उसे हम कहते हैं मस्टर्ड ऑयल कंट्रोवर्सी। देखिए, मस्टर्ड ऑयल कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है, आज 50 साल से ज़्यादा हो गए। 1970s में यूएस में एक रिसर्च की गई और रिसर्च में देखा गया कि मस्टर्ड ऑयल जब कुछ चूहों को दिया गया, एक अच्छी खासी क्वांटिटी में दिया गया, तो देखा गया कि उनके हार्ट में अलग अलग तरह का डैमेज होने लगा। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल क्या होता है ना, बहुत ही स्मेली होता है, उसकी बड़ी तीखी महक होती है। अगर कभी आपने सरसों का तेल निकलते हुए देखा होगा कोल्हू मशीन के पास खड़े होकर के या कोल्हू के पास, तो आप देखेंगे आंख में लगने लगता है। आप कभी एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ट्रांसफर करेंगे तो भी आपकी आंखों में वो चुभने लगेगा। और कई बार हमें लगता है कि ये जो चुभन है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, लेकिन एक्चुअल में ये वही चीज़ है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, राइट। तो 1970s में ये देखा गया, जब चूहों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये देखा गया कि ये दूसरों के लिए, ये मतलब चूहों के लिए हार्मफुल है, उनके हार्ट को डैमेज कर सकता है। और इसमें यह पाया गया कि इसमें लगभग 40 से लेकर के 50% यूरेसिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उस टाइम पे इस चीज़ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें तो यूएस में, कनाडा में और यूरोपियन यूनियन में इस तेल को कुछ ही समय के बाद बैन कर दिया गया। खाने के लिए हम इस ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें इंडिया की, खासतौर से अगर हम नॉर्थ इंडिया या अगर ईस्ट इंडिया की बात करें, तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता रहा। और अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में इस ऑयल को केवल और केवल मसाज पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब शुरुआत होती है रिसर्च की, जो लगभग 2008 के आसपास शुरू हुई, तो यहाँ पे सर गंगाराम और एम्स ने एक कंबाइंड स्टडी कंडक्ट करी, जिसको कि 5 साल के लिए रन किया गया। और 5 साल तक रन करने के बाद जब उसको देखा गया कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो उसमें देखा गया कि जिसको हम यूरेसिक एसिड कह रहे हैं, ये एक तरह का मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है और ह्यूमन स्टडीज़ में इसके कोई भी निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिले। और 5 साल की स्टडी में उन पेशेंट से भी कंपेयर करके देखा गया जो लगातार ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रहे थे, और जो मस्टर्ड ऑयल के रिजल्ट्स थे वो ऑलिव ऑयल से ज़्यादा अच्छे थे। इसीलिए इसको हम कंट्रोवर्सी कहते हैं, क्योंकि 1970 से लेकर के 2010 तक इस तेल को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया। और उसके पीछे अलग अलग कारण भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका, जहाँ पे कि राइस ब्रान ऑयल है, जहाँ पे कि और भी ऑलिव ऑयल है, इस तरह के ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग कैंपेनिंग को बढ़ाने के लिए जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे कि अगर हम बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पे कि मस्टर्ड का कंजम्पशन होता था, तो इन चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए और ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान जैसे ऑयल को प्रमोट करने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी लाई गई। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो 2008 से लेकर के अभी तक लगभग 250 से ज़्यादा ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि इवन मस्टर्ड ऑयल इज़ मोर बेटर देन ऑलिव ऑयल। तो अगेन चीज़ें वही आती हैं, कंट्रोवर्सीज। कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस तरह के ट्रायल्स, उस तरह के रिसर्चेस दिखाता है। यहाँ पे मैं जिन ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, जिस रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ये फेडरल रिसर्च है। ये रिसर्च किसी तेल बनाने वाली कंपनी के द्वारा नहीं की गई है, ये रिसर्च गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसको कि हम एक फेडरल रिसर्च कहते हैं। और ये पूरी तरह से विश्वसनीय होती है, क्योंकि जब कोई रिसर्च कोई उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी करती है तो हमेशा वो डाउटफुल होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, मार्लबोरो सिगरेट, आपने सुना होगा। जब ये सिगरेट आई थी मार्केट में तो उन्होंने कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए और कई सारा सा डेटा दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सिगरेट है ये हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। और आप खुद समझ सकते हैं कि प्रमोटेड चीज़ें किस हद तक ख़राब हो सकती हैं कि जब वो सिगरेट तक को प्रमोट कर सकते हैं, तो फिर ऑयल क्या चीज़ है। एनीवेज, तो हमने यहाँ पे जो बात करी मस्टर्ड ऑयल कंट्रोवर्सी के बारे में, तो दुनिया की नज़रों में एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन 2008 के बाद से जब इस तरह के रिसर्चेज होने लगे, और सबसे बड़ा जो रिसर्च है 2012 में जो पब्लिश हुआ, जिसको एम्स और सर गंगाराम ने कलेक्टिवली पब्लिश किया था, उसमें लोगों को ये बताया गया कि तेल हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इससे हम अपनी हार्ट डिजीज़ को रिवर्स करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल कंट्रोवर्सी। देखिए, कोकोनट ऑयल कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई? कोकोनट के साथ भी वही केस है। अगर हम बात करें इंडिया में, साउथ इंडिया की, तो कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे फैट में 4 तरह के फैट होते हैं: सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। जो फैट हमारे लिए हार्मफुल है वो फैट है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, जिसमें सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांस फैट, जो नॉन नेचुरल ट्रांस फैट है, जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, ये किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता और ये हमारी आर्टरीज में जाकर के कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनाने का ही काम करता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये अगर हम बात करें कोकोनट ऑयल में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोकोनट की मैं बात करूँ तो इसको भी बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, और हमेशा जो ऑयल बदनाम किए गए वो हमेशा इसलिए बदनाम किए गए क्योंकि जब मार्केट में रिफाइन ऑयल आने लगा तो जो कोई भी मार्केट उस टाइम पे लोग
इंटेंशनली बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की गई। और इसके बाद लगभग 250 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए कि इसमें पाया जाने वाला जो सैचुरेटेड फैट है वो एक मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, और इस किसी भी रिसर्च में ये नहीं देखा गया कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। कोकोनट ऑयल के साथ जो एक सबसे बड़ा इशू ये है कि इसका जो स्मोक पॉइंट है वो होता है 171 डिग्री, और स्मोक पॉइंट कम होने की वजह से इस तेल को हम फ्राइड चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, लेकिन अगर इसको लो टेम्परेचर में और एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद जो तीसरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है वो कंट्रोवर्सी शुरू होती है देसी घी के बारे में, और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी खत्म भी हो गई, और खत्म करने वाले जो लोग थे वो भी वही लोग थे जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया था। देखिए, देसी घी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे इसको हम प्रीमियम कुकिंग ऑयल के नाम से जानते हैं। देसी घी के बारे में मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत सालों तक ये मानता रहा कि तेल हमारे लिए हार्मफुल है, घी हमारे लिए हार्मफुल है। मेरे ग्रैंडफादर के जो फादर थे वो एक बार में एक कटोरी घी पी जाते थे। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा घी खाते थे, मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा घी खाते हैं। मुझे लगता था ये घी हमारे सेहत के लिए हार्मफुल है, लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई, अलग अलग तरह के क्लिनिकल डेटा है, तो ये पता चला कि घी में पाया जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें हमारे बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, और ये किसी भी एंगल से हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। और जितने भी वेजिटेबल ऑयल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो घी है उसका जो स्मोक पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 256 डिग्रीज का स्मोक पॉइंट होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करनी है और अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। घी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप घी को अगर आप रीयूज़ भी करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खराब नहीं होती। तो पर डे अगर आप लगभग 1 टेबल स्पून के आसपास, लगभग मैं बात करूं तो लगभग 2 से 3 चम्मच, ऑलमोस्ट 3 चम्मच तक अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पहले ये कंट्रोवर्सी अमेरिका से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई जब दुनिया भर के रिसर्चेज आ गए। दुनिया के हर कंट्रीज़ ने इस तरह के ट्रायल किए और करके देखा कि घी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप 1 टेबल स्पून घी हर दिन इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों के लिए देते हैं, तो ये हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, हमारे हार्ट के इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद है। घी को आप कुकिंग ऑयल के अल्टरनेट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपको ओरिजिनल अच्छा घी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि घी में बहुत ज़्यादा वनस्पति तेल की मिलावट कर दी जाती है। इसकी वजह से मार्केट में मिलने वाला घी जो है वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको पाम ऑयल के बारे में बताया था, वही सारी की सारी चीज़ें घी के साथ भी अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको घी इस्तेमाल करना है तो आप किसी रिलायबल सोर्स से या आप अपने घर में बना के अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अमेरिका में यही घी आज के टाइम पर प्रीमियम कुकिंग ऑयल के नाम से बिकता है। इसे अमेरिका में क्लैरिफाइड बटर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप अपने लिए एज ए कुकिंग ऑप्शन अगर आप घी यूज़ कर सकते हैं, घी चूज़ करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बेस्ट है, खासतौर से जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप घी को घर में या तो खुद बनाते हैं या किसी रिलायबल सोर्स से खरीदते हैं तभी। लेकिन अगर आप मार्केट में मिलने वाला बंद डब्बे का घी अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस घी को ना ही इस्तेमाल करें, तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब हम ऑयल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छा जो ऑयल है वो कौन सा ऑयल हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जितनी सारी रिसर्चेज हुई हैं, उस अगर हम रिसर्च के बेसिस पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑयल के ऐसे ऑप्शन हैं जो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे अच्छे और सबसे इफेक्टिव पाए गए हैं। जो सबसे पहला ऑयल है उसे हम कहते हैं राइस ब्राउन ऑयल। तो अगर किसी को पित्त दोष है शरीर में, खासतौर से वो लोग जिनकी उम्र जो यंग हैं और उनको अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप राइस ब्राउन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कोशिश करें कि आप हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन राइस ब्राउन ऑयल यूज़ करें, जो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगेन ये सब चीज़ें वेस्ट में बहुत पॉपुलर हैं। इंडिया में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है, अच्छी ब्रांड का मिलता है, तो आप ज़रूर यूज़ करें। लेकिन नॉर्मल सस्ता मिलने वाला राइस ब्राउन ऑयल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। दूसरा होता है पीनट ऑयल होता है। पीनट ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। पीनट ऑयल का जो स्मोक पॉइंट होता है वो 232 डिग्री होता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको कफ दोष हो जाता है, खासतौर से जो यंग है, जिनकी एज बहुत कम है। मे बी अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिनको मोटापा हो गया है, या जो बहुत ही यंग बच्चे हैं जिनको डायबिटीज़ हो गया है, जिनको हमेशा एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए इस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। पीनट ऑयल उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल। अगर मैं बात करूं हार्ट के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसमें जो 60% जो फैट पाया जाता है वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक टाइप है जो हमारे हार्ट की मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों को वायु से संबंधित विकार हो जाता है, वायु दोष हो जाता है, जिनके जॉइंट्स में पेन हो गया है, उन लोगों के लिए ये ऑयल एक बेस्ट ऑप्शन है। मस्टर्ड ऑयल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम सारे ऑयल्स में कंपेयर करें तो इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो
254 डिग्री इसका स्मोक पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये इसको डीप फ्राइंग के लिए और कुकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें घी की, जो कि ऑयल से हट करके है, तो घी ऑब्वियसली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? लगभग 1 टेबल स्पून मतलब 14 ग्राम। आपको अपने शरीर के जिस तरह का भी दोष है उसके हिसाब से आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं नटशेल में बात करूं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो राइस ब्राउन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और पीनट ऑयल, ये तीन ऑयल अगर आप बदल बदल के इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर आपके पास ओरिजिनल ऑयल होना चाहिए। और ओरिजिनल ऑयल निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आजकल ऐसी कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल निकालने वाली मशीनें मार्केट में आ गई हैं, जो बहुत ही लो प्रेशर पे, लो आरपीएम पे आपके लिए ऑयल निकाल के दे देती हैं। आपको जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जैसे अगर आप पीनट और मस्टर्ड की बात करें, मैं राइस ब्रांड की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन पीनट और मस्टर्ड ऑयल आप घर पर निकाल सकते हैं। और अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और मैं ये सब बातें जिस बेसिस पे कर रहा हूँ, ये केवल मेरी रिसर्च नहीं है कि मैंने इंटरनेट से सारी की सारी रिसर्च की और मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली हम डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम रन करते हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो कोई पेशेंट होते हैं, जब हम उनको हेल्दी फैट शुरू करते हैं, हम उनको हेल्दी नट शुरू करते हैं और हम उनको इस तरह का ऑयल यूज़ करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इस तरह का ऑयल जब वो यूज़ करना शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा डाइटरी चेंज करके, केवल और केवल अपने ऑयल को चेंज करने की वजह से उनका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्रॉप होने लगता है और उनका शुगर का लेवल नीचे चला जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको वायु का दोष बढ़ने लगता है, और जब शरीर में वायु का दोष बढ़ने लगता है तो हमेशा हर दिन कम से कम 2 चम्मच तेल आप ज़रूर खाइए। और जब हम तेल को कच्चे फॉर्म में खाते हैं, जैसे अगर आप सलाद बना रहे हैं, आप सलाद में इस ऑयल को यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, आप इस तरह का हेल्दी फैट अपने डाइट में इस्तेमाल करना शुरू करिए। इसके बाद आपको अपनी हेल्थ में खुद फ़र्क दिखाई देगा और आप रेगुलर बेसिस पे जब लगभग हर दूसरे तीसरे महीने आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करके देखेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, केवल और केवल अपना ऑयल चेंज करने की वजह से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ऑयल के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, आपको कुछ फ़ायदा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किस तरह के टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।